क्या होगी लोकसभा 2024 की दलित मुस्लिम समाज की राजनीति और कौन होगा इस दलित मुस्लिम समाज की राजनीति का असल दावेदार। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद लाइव। जी हां, इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं और जिस तरीके से देखा जाए दलित मुस्लिम राजनीति चरम पर है। तमाम जो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्ववादी राजनीति कर रही है, वहीं तमाम जो विपक्षी दल हैं वो दलित मुस्लिम और बहुजन समाज की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिस तरीके से देखा जाए पूरे देश के अंदर दलित और मुस्लिम समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म ज्यादती हो रही है, वो पूरे बीजेपी शासनकाल की पोल खोलती है। और वो प्रधानमंत्री जो ये कहते थे मुझे मार लो लेकिन मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहो, उस प्रधानमंत्री के शासनकाल में उस दलित समाज के, उस आदिवासी समाज के, उस मुस्लिम समाज के लोगों को कमरे में बंद करके नंगा करके मारा जा रहा है, उन पर पेशाब किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार और रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं और शासन सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे बलात्कारियों को बचाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम वो लोग जो दलित और मुस्लिम समाज की राजनीति कर रहे थे, उनकी वोटों का अपने आप को दावेदार बता रहे थे, वो दलित और मुस्लिम समाज की बात करते करते या यूं कहें बहुजन समाज की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे लोगों में अगर बात किया जाए, चाहे नीतीश हो, चाहे राजभर हो, चाहे जयंत हो, बहुत लंबी फेहरिस्त है। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से दलित और मुस्लिम और आदिवासी समाज और पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला निकाला था और उस फॉर्मूले का नाम दिया था पीडीए। उस पीडीए की फुल भी आज खुलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज की वोटों का मुख्य दावेदार कहा जाता है और उन्होंने उस समाज की वोट लेकर आजम खान के साथ क्या किया, उन्होंने आज जो राज्यसभा के लिए 3 नाम नामित किए हैं, जिनमें जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन जी का नाम भेजा गया है। तो अखिलेश पीडीए का वोट लेकर अगड़ों का फायदा करना चाहते हैं। अखिलेश ने पहले पीडीए का फॉर्मूला पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रखा था, लेकिन बाद में उसमें जो है अगड़ा शब्द भी जोड़ दिया। पल्लवी पटेल है, वो अखिलेश यादव के इस बात से नाराज हैं और उनका यहां तक कहना है कि आलोक रंजन, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आरक्षण नहीं लागू हो सका, उसको नामित करने को लेकर पल्लवी पटेल नाराज नजर आ रही है और उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। जया बच्चन की बात किया जाए, अमिताभ बच्चन और जो उनका पूरा जो परिवार है बीजेपी के कितने खास हैं और उन जया बच्चन को लगातार 5वीं बार समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए नामित करना समाजवादी पार्टी पर बड़े सवालिया निशान खड़ी करती है। हालांकि बात किया जाए रामजी लाल सुमन का, तो उनका चयन मुश्किल है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास उतना वोट ही नहीं है कि उनका तीसरा जो नाम है रामजी लाल सुमन का, वो उसके लिए चयनित हो सके। बात अगर इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम जो भेदभाव के आरोप लगाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से जिस तरीके से इस्तीफा दिया, और इससे पहले भी एक मामला निकल कर आया था अंबेडकर नगर से, जहां पर एक दलित समाज का जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उसके साथ अभद्रता की थी, उसको मारपीट की थी और उसने जो है अखिलेश यादव को पत्र लिखा, लेकिन उस पर भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो इससे अखिलेश यादव की जो दलित मुस्लिम और बहुजन समाज की जो राजनीति है उसकी पूरी पोल खुल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं राजभर की, तो राजभर दलित मुस्लिम समाज की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बात करें अगर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और वो यात्रा इसलिए निकाली जा रही है ताकि समूचे भारत के अंदर दलित और मुस्लिम समाज को जोड़कर कांग्रेस के साथ में लाया जा सके। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर दलित और जो मुस्लिम समाज है या फिर यूं कहें बहुजन समाज पर जिस तरीके से जुल्म ज्यादती और अत्याचार हो रहा है वो सर्वविदित है। लगातार उनके शासनकाल में जिस तरीके से लोग दलितों को मार रहे हैं, उन पर टॉर्चर कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। और इस पर आखिर जिस तरीके से देखा जाए राहुल गांधी या राहुल गांधी की पार्टी का कोई भी स्पष्ट मत निकलकर सामने नहीं आता है और ना ही उन पर कोई
कार्रवाइयां होती हुई नजर आती हैं। पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस ने किस तरीके से जो टिकटों का वितरण किया, उसमें बहुजन समाज को क्या क्या कुछ दिया वो सर्वविदित है। सारे जो टिकट्स थे उन्होंने सवर्ण लॉबी को देने का काम किया। ये बात जो है पिछले चुनाव की, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान वाला जो चुनाव था उसमें निकल कर आती है। तो अखिलेश यादव की तरह ही राहुल गांधी भी सिर्फ दलित और मुस्लिम समाज का वोट तो चाहते हैं, परंतु उन्हें प्रतिनिधित्व देने से कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बात किया जाए अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की, जो चंद्रशेखर आजाद रावण समूचे भारत में कहीं पर भी कोई भी एट्रोसिटीज का मामला होता है वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज बहुजन समाज की ही एक बेटी ने चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनके एक अच्छे दोस्त थे, लगातार उनके साथ उनकी बातें होती थी, लगातार उनके साथ की तमाम जो फोटोज हैं, वीडियोस वायरल होती थी, और ये बेटी जब इससे पहले चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थन में ट्वीट करती थी तो उनके जो समर्थक थे उसे रीट्वीट किया करते थे, उस पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि ये पीएचडी स्कॉलर है और ये लड़की चंद्रशेखर आजाद रावण को समर्थन करती है, तो कोई ना कोई बड़ी बात चंद्रशेखर आजाद रावण में जरूर है। लेकिन जिस तरीके से उस लड़की ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण पर आरोप लगाया और इसके बाद से ही चंद्रशेखर आजाद रावण के तमाम जो समर्थक हैं उस लड़की के कैरेक्टर पर और कहीं ना कहीं उस पर ही बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और ये बेटी जो है वो रोहिणी घावरी का इनका नाम है और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतकर ये स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं और कहीं ना कहीं बहुजन समाज के काम करने की जो ललक थी उसी के हवाले से ये चंद्रशेखर आजाद से मिलती हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ से तमाम जो वादे किए जाते हैं, तमाम चीजें निकलकर इन्होंने जो अपने ट्विटर पर रखा उसके मुताबिक अगर देखा जाए तमाम जो वादे किए थे अब उन वादों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जिस तरीके इस लड़की को धोखा दिया वो सर्वविदित होता हुआ भी नजर आ रहा है। और अब चंद्रशेखर आजाद रावण के ही अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद रावण के तमाम जो पदाधिकारी थे वो बीजेपी की जो गाड़ियों में मिले और वो उनकी गाड़ियां लेकर घूम रहे थे, उस पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े करे गए, लेकिन उस पर भी पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। और इससे चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पोल है वो भी खुलती हुई नजर आती है। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण के अच्छे मित्र हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण का यह भी कहना है कि जयंत चौधरी बीजेपी में भले भी चले गए हों वहां से भी वो मेरी मदद ही करेंगे। तो किस तरीके से और किस पर भरोसा किया जाए ये भी बड़ी बात निकलकर सामने आती है। और ऐसे में अगर बात किया जाए मायावती की, तो मायावती जिस तरीके से मौजूदा परिस्थितियों में देखा जाए वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लगातार तमाम लोग उनको बीजेपी की बी टीम बताते हैं। इस तरीके के सवालिया निशान जो है वो मायावती पर खड़े किए जाते हैं और मायावती को, जिनका पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ अलायंस होता है, लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि अकाली दल बीजेपी के साथ बातचीत में नजर आ रहा है तो वो अकाली दल के साथ अपना अलायंस तोड़ देती हैं। और वो लोग जो बीजेपी की बी टीम मायावती को कहते थे वो बी टीम कहते कहते आज बीजेपी के अंदर शामिल हैं। कुछ तो बीजेपी के अंदर चले गए, खुलकर चले गए और कुछ ऐसे हैं जो पीछे खाने से बीजेपी की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये मानना है कि अगर बीजेपी जीतेगी तभी तक उनकी राजनीति बरकरार रहेगी। जबकि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए, मायावती की बात किया जाए, तो दलित हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अशिक्षा हो, इन सारे मुद्दों पर लगातार बात करती हैं। और जिस तरीके से आपने साफ तौर पर देखा होगा कि किस तरीके से मायावती मुस्लिम समाज की बात रखती हैं और किस तरीके से बाबरी मस्जिद जैसे मामलों पर लगातार मुखर होकर बोलती रहती हैं। और जिस तरीके से देखा जाए बहुजन समाज पार्टी हो या मायावती हो, शुरुआती दौर से जो चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, चाहे वो सवर्ण लॉबी के लोग हैं, उनको भी उनकी जो जनसंख्या है उसके आधार पर लगातार प्रतिनिधित्व देने वाली एकमात्र पार्टी जो है वो राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी नजर नहीं आती है जो इस समाज को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देती हुई नजर आती हो। और ऐसे में बीएसपी को बी टीम बोलने वाले लोग आज बीजेपी के अंदर हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं, कुछ तो बीजेपी के बाहर रहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं और कुछ बीजेपी के अंदर शामिल होकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में
तमाम जो लोग हैं, विपक्षी राजनीति करते हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार दलित, मुस्लिम या फिर यूं कहें बहुजन समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये बहुजन समाज, ये दलित और मुस्लिम समाज क्या इस बात को समझ पाएगा? क्योंकि जब जब भी बहुजन समाज के लोग एकत्र हुए हैं या फिर यूं कहें दलित और मुस्लिम समाज के लोग का जो समीकरण है वो बनकर निकलकर सामने आता है, ऐसे में वो राजनीतिक पार्टी जिसकी पिछले चुनाव में 0 सीट थी, आने वाले समय में दलित और मुस्लिम समाज का एक बढ़िया समीकरण बनता है, ऐसे में उसकी 10 सीटें जीत जाती हैं। तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और ये समीकरण, ये तमाम जो विपक्षी राजनीति के लोग हैं वो नहीं चाहते कि दलित और मुस्लिम समाज का समीकरण बने, ताकि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए और उनकी राजनीति इसी तरह चमकती रहे। क्या इस बड़ी साजिश को इस बहुजन समाज या दलित और मुस्लिम समाज समझ पाएगा? देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ।